हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मिशन गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। और मैं अम्बुज मिश्रा आप सभी के बीच उपस्थित हूँ एक नई क्लास को लेकर, एक नए रिफॉर्म को लेकर, यानी जो है एक रिफॉर्म है, ठीक है। और इसमें जो हम लोग देखेंगे क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, थोड़ा सा स्पेशल आज का कंटेंट है, थोड़ा सा विशेष कंटेंट है आज का। और कंटेंट विशेष ये है कि जैसा कि आप स्लाइड में देखोगे, मिडेवल इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइन, यानी कि मध्यकाल भारत का जो इतिहास है उसका टाइमलाइन पूरा जो है, मेन जो ईयर है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देखोगे, मैंने पहले से लिख रखा है कि जल्दी से उसको कवर कर सकें, टाइम बहुत ज़्यादा ना लगे, इसलिए इसको मैंने पहले से कवर कर लिया है, इसको लिख लिया हुआ है, तो इससे बहुत जल्दी हम लोग कवर करेंगे। हम सभी जानते हैं जो भारत में, यानी जो मिडेवल हिस्ट्री है वो 712 ईस्वी से स्टार्ट होती है और 1707 ईस्वी में जाके मिडेवल हिस्ट्री खत्म होती है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर है, तो बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम समय आपको देंगे, बोर्ड्स हटते रहेंगे सामने से स्क्रीन से। 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम का अटैक होता है भारत में, ठीक है, यानी कि भारत में अरबी अटैक, जो अरेबियन इन्वेजन जो है, भारत में अरब आक्रमण जो है, सफल अरब आक्रमण या पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी जो भारत में है वो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712, ठीक है, फर्स्ट इन्वेजन ऑफ सिंध बाई मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है पहला भारत में आक्रमणकारी है, या सफल मुस्लिम आक्रमणकारी है, या अरब आक्रमणकारी है, इस चीज को यहाँ पर हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये मिडेवल हिस्ट्री खत्म कहाँ होती है? 1707 में खत्म होती है, जब डेथ होती है औरंगजेब की, ठीक है। औरंगजेब की जो मृत्यु है, औरंगजेब की जब डेथ होती है, तो वहीं तक हम लोग पढ़ते हैं क्या, इसको, यानी कि जो मध्यकाल भारत थी, मिडाइवल हिस्ट्री। अब इसी में जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो घटनाक्रम है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो यहाँ पर हमने कवर करी है पूरा, यानी कि वो स्लैब डायनेस्टी हो या फिर यानी पूरा जो दिल्ली सल्तनत आपका होगा, यानी जो दिल्ली सल्तनत मध्यकाल भारत का है, उसके कुछ ईयर्स यहाँ पर कवर करने। 712 में जैसे क्या लिखा है, फर्स्ट इन्वेजन ऑफ सिंध ऑफ बाई मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इसके बाद अगर देखोगे 836 एडी, ठीक है, 836 एडी, 836 ईस्वी में क्या होता है? एसेशन ऑफ किंग भोज ऑफ कन्नौज, यानी कि एक राजा थे कन्नौज में, राजा भोज, उनका राज्यरोहण होता है कब? तो 836 ईस्वी में, इसी टाइम पर यानी कि होता है। और 712 में जो ये अटैक हुआ था सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का, तो ये आप सभी जानते हैं सिंध में अटैक हुआ था, और वहां पर जो है देवल बंदरगाह नामक पर आक्रमण होता है। और राजा दाहिर, जो कि हिंदू शासक था, हिंदू शासक राजा दाहिर, वो वहां पर सिंध में उस समय शासन कर रहा था, उसी पर अटैक हुआ था 712 में कासिम के द्वारा। फिर यदि आप देखते हो 985 ईस्वी, 985 एडी, असेशन ऑफ राज, ठीक है, यानी कि राजा राज, यानी कि चोल शासक, चोल रूलर है एक राजा राज, उनका राज्यारोहण जो 985 एडी में होता है। इसके बाद फिर हम अगर देखते हैं तो 998 एडी, ठीक है, यानी कि 998 ईस्वी, असेसन ऑफ महमूद गजनवी, महमूद गजनवी का राज्यारोहण जो है वो 998 ईस्वी में होता है। और महमूद गजनवी जो है, इसके बारे में पढ़ते हैं 998 से लेकर हम लोग 1030 तक। 1030 में गजनवी की डेथ हो जाती है, तो 998 से 1030 तक, तो 998 में इसका राज्यारोहण हुआ है गजनी का। ध्यान रखेंगे, एक एक बात को ध्यान से सुनना। राज्यारोहण गजनवी का 998 ईस्वी। फिर 1000 एडी में गजनवी का पहला आक्रमण होता है। 1000 ईस्वी में गजनवी का जो पहला आक्रमण हुआ वो कहां पर हुआ? शासक थे पंजाब के जयपाल, पंजाब के शासक जयपाल के ऊपर गजनवी ने पहला आक्रमण किया, ठीक है। और इस आक्रमण का लिखा हुआ कि कोई निर्णय नहीं निकला। इस आक्रमण का ध्यान देंगे कि कोई निर्णय नहीं निकला, बीच में स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर समझते रहेंगे, कोई निर्णय इसका नहीं निकला। इसके बाद वहिंद का दूसरा युद्ध होता है, सॉरी पहला युद्ध है, ठीक है, वहिंद का कौन सा युद्ध है? पहला युद्ध रहेगा 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में बैटल ऑफ वहिंद, वहिंद का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ वहिंद, किसके किसके बीच में? तो वहिंद का गजनवी और जयपाल के बीच में होता है। गजनवी यहाँ पर क्या होता है? विजयी होता है, और गजनवी जयपाल को मारता नहीं है। गजनवी क्या करता है? जयपाल को अपमानित करके छोड़ देता है। तो जो जयपाल है वो बहुत ह्यूमिलेट फील करते हैं, बहुत शर्मसार महसूस करते हैं, और उस शर्मसार के कारण ही क्या कर लेते हैं? वो आत्मदाह कर लेते हैं, आत्महत्या करते हैं, और अपना जो राजपाट है वो अपने पुत्र आनंदपाल को सौंप कर जो है खुद आत्मदाह कर लेते हैं। इसके बाद फिर बच्चों 1009 ईस्वी, ठीक है, 1009, ठीक है, क्या लिखा है देख लें, दोबारा लिखे देते हैं।
1009 ईस्वी में सेकंड बैटल ऑफ वहिंद, यानी कि 1009 ईस्वी में वहिंद का दूसरा युद्ध होता है। दूसरे युद्ध में कौन है? गजनवी है। और बच्चों कौन है? आनंदपाल है। आनंदपाल बच्चों यहाँ पर पराजित होता है। आनंदपाल कौन है? तो आनंदपाल यहाँ पर देखो ने बनाया एरो कि जयपाल का ही लड़का है, जो कि जयपाल के बाद शासक बना था यहाँ पर। तो वहिंद जो है जगह है पेशावर, वर्तमान अगर हम लोकेशन बात करेंगे वहिंद पेशावर में पड़ेगा। ठीक है, तो ये वहिंद का पहला युद्ध 1001, वहिंद का दूसरा युद्ध 1009, गजनवी का पहला आक्रमण जो है सिंध पंजाब शासक जयपाल पे हुआ था, जो पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में वो शासन कर रहे थे। वहिंद उन्हीं के अंडर में आता था, उन्हीं के कंट्रोल में था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखोगे 1024 से 1025 ईस्वी, यानी कि कहीं कहीं 1024 मिल जाता है और कहीं कहीं उसको 1025 मिलता है। तो 1024 से 1025 ईस्वी में क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल, यानी कि सोमनाथ टेम्पल को ध्वस्त कराता है कौन? गजनवी। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल। तो ये 16वां आक्रमण था। देखिए कहा जाता है गजनवी ने भारत में जो है उसके द्वारा क्या कहते हैं 27 आक्रमण कहते हैं उसने किए हैं, इसने गजनवी ने। और कहा जाता है गजनवी का जो ये 16वां आक्रमण है, ठीक है, गजनवी का ये 16वां अटैक था सोमनाथ मंदिर पर। 27 अटैक में से सोमनाथ मंदिर पर 1024 1025 ईस्वी के आसपास सोमनाथ मंदिर में इसने काफी लूटपाट करी है। काफी कुछ वहां पर नगर को ध्वस्त किया है, लूटपाट की, मंदिर में काफी वहां पर उसने अत्याचार किया। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं 1030 में गजनवी की मृत्यु हो जाती है, डेथ है। ठीक है, गजनवी की डेथ कब? 1030। बाकी गजनवी के बारे में 2-4-10 पॉइंट और है पढ़ने वाले, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि हम मिडेवल हिस्ट्री पूरी नहीं कवर कर रहे हैं। मिडेवल हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो परीक्षा में अक्सर देखने को मिलते हैं, उनमें से कुछ चीजें जो है हम लगभग 10 से 15-20 मिनट में उनको हम पूरा कवर करेंगे, नहीं 50-60 साल का पूरा हिस्ट्री या और इससे ज्यादा। ठीक है, तो बस वो चीज कवर करनी इंपॉर्टेंट, यानी नाम ही क्या है टॉपिक का? मिडेवल इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइन। उसकी जो मुख्य मुख्य टाइमलाइन है वो पढ़ना है। 1191 इसमें सबको छोड़ते हुए 1191 पे पहुंचते हैं। 1191 एडी, 1191 एडी 1191 ईस्वी में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, यानी कि तराइन का पहला युद्ध होता है। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद में जो है क्या होता है? युद्ध होता है, जिसको क्या बोलते हैं? तराइन का पहला युद्ध बोलते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद गौरी यहाँ पर बेटा पराजित हो जाता है। मोहम्मद गौरी का जो भारत में शासनकाल रहा वो 1175 से लेके 1206 कहा जाता है। असोसिएशन जो है गौरी का वो 1175 में हुआ था और 1178 1179 से ही गौरी ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। और ये जो उनके साथ पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका युद्ध हुआ है, ये यानी कि बैटल ऑफ तराइन, पहला तराइन का युद्ध है। ठीक है, और इसके बाद इसमें मोहम्मद गौरी पराजित होता है, बुरी तरह से पराजित होता है। पृथ्वीराज उसको खदेड़ते हैं काफी लंबा दूर तक। इसके बाद फिर जो है यहाँ पर देखते हैं अगले ही साल 1192 में बच्चों युद्ध हो जाता है, तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हो जाता है। ये फिर पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में होता है, लेकिन बच्चों इस बार गौरी क्या हो जाता है? विजयी होता है, पृथ्वीराज चौहान को हारना होता है। और जैसा कि भारतीय इतिहास जो है, मध्यकाल भारत के इतिहास बच्चों विवादों से भरा हुआ इतिहास है। ठीक है, और धोखेबाजों से भरा हुआ इतिहास है। तो यहाँ पर एक घटना है जयचंद वाली, क्योंकि इस तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था जयचंद, जो कि उन्हीं के ससुर हुआ करते थे, क्योंकि उनकी पुत्री जयचंद की संयोगिता थी। जयचंद्र कन्नौज के राजा हुआ करते थे। तो पृथ्वीराज चौहान उनके बीच में अनबन थी और संयोगिता को लेकर भी थी, और शक्तिशाली साम्राज्य होने के कारण से, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उभरते हुए शासक भारत में बन रहे थे, और इससे कन्नौज के राजा जयचंद्र की जो है कहीं ना कहीं नुकसान उनका होने वाला था। और इसका बहाना बनता है कि उनकी पुत्री संयोगिता से वो विवाह कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि वो प्रेम करते थे संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं सब जो व्यक्तिगत जो दुश्मनी थी, जो व्यक्तिगत खुन्नस थी, उसको जो जयचंद ने राष्ट्र के ऊपर थोप दिया, देश के ऊपर थोप दिया। और उसके बाद जयचंद ने गौरी को मदद करी, आक्रमण के लिए बुलावा भेजा, और यानी परिणामवश क्या होता है? गौरी जीतता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। जयचंद जो है लेकिन सोचते हैं कि वो अब हितैषी बन जाएंगे गौरी के। गौरी तो धोखेबाज था ही। जितने भी ये अरबी और तुर्क शासक आए हैं, धोखा इनका मूल लक्षण है। धोखा इनके जो उसमें जीन में पाया जाता था। तो जितने भी ये आक्रमणकारी विदेशी आक्रांत आए हैं, 1194 में आगे चंदावर युद्ध होता है और वहां पर जयचंद मारा जाएगा। ठीक है, यहीं पर फिर आप कई सारी कहानियां पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, बचपन के बाल सखा थे, उनके दरबारी कवि थे चंद बरदाई, जिन्होंने उनके ऊपर पृथ्वीराज रासो काव्य लिखा। फिर
ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, उनके साथ जेल में रहे, दोनों के साथ में मृत्यु होती है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखें जैसा हमने बताया था 1194 में 1194 यानी कि 1194 में युद्ध होता है, कौन-सा? बैटल ऑफ चंदावर। और उस चंदावर के युद्ध में गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ। गौरी ने जयचंद को पराजित किया और जयचंद की हत्या भी कर दी गई। अब जयचंद जो है हाथ धो बैठे। 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में बच्चों स्थापना दिल्ली सल्तनत में पहले वंश की होती है। स्लेव डायनेस्टी, ममलूक वंश या फिर गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो सभी जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। तो ये गौरी का गुलाम था। ठीक है, कौन था ये गौरी का दास था। गौरी के बच्चों 4 प्रमुख दास हुआ करते थे। गौरी के दास जो टोटल 4 थे, यलदौज, एक का नाम था कुबाचा, एक का नाम बख्तियार खिलजी और एक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे उनका खास जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी क्या करता है, जब वापस चला जाता है तो अपनी जो सत्ता है, भारत में अपनी सत्ता का जो उत्तराधिकारी है, जो अपना देखरेख किसके अंडर में, ऐबक के अंडर में छोड़ जाता है। ऐबक दिल्ली में गद्दी पर 1206 में ही गौरी की मृत्यु हो जाती है और ऐबक गद्दी पर बैठता है 1206 ईस्वी में। और 1206 से लेके बच्चों ये 1210 तक गद्दी पर रहता है। इसने स्थापना करी गुलाम वंश, क्योंकि ये खुद को गौरी का गुलाम मानता था। और ये जब गद्दी पर बैठा तो इसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा, अपने आप को राजा नहीं कहा, इसने गुलाम के नाम से ही वहां पर शासन किया है। ठीक है, और जो ममलूक और जो दास में अंतर ये होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो जो गुलाम होते हैं उनको दास कहते हैं, उनको गुलाम कहते हैं। और जो स्वतंत्र माता पिता की दास, स्वतंत्र माता पिता की संतान जो दास बन जाए उसको ममलूक कहा जाता है। इसलिए इसका जो बेटर नाम है स्लेव डायनेस्टी, हिंदी इंग्लिश में, और हिंदी में ममलूक वंश कहा जाता है, क्योंकि गुलाम पीढ़ी दर पीढ़ी होता है और ममलूक स्वतंत्र माता पिता की संतान होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और ऐबक की जो है, ऐबक के विषय में कई सारी चीजें पढ़ते हो। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है कुतुब मीनार का जो कहते हैं निर्माण कार्य है वो शुरू करवाया। ठीक है, लगभग वही 1194 1192 94 के आसपास कुतुब मीनार का उसने जो है शुरू करवाया, कंस्ट्रक्शन शुरू कराया। और जो है पहली मस्जिद जो भारत में स्थापित हुई, जिनको जो है हम कहते हैं जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ऐबक के टाइम पर है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में ऐबक के टाइम पर है। सब इसी पढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि ऐबक की डेथ हो जाती है 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र आराम शाह, जिसके नाम में ही आराम लगा था, अयोग्य शासक था। और ये गद्दी पर बैठता है आराम शाह का यहाँ पर राज्यारोहण। हेलो, ठीक है। तो ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन आराम शाह ज्यादा दिन तक गद्दी पर नहीं रह पाया, इसको भी हटाया गया। हटाने वाला था इल्तुतमिश। यहीं से उदय होगा इल्तुतमिश का। और इल्तुतमिश 1211 पर जो है गद्दी पर बैठेगा। 1210 कहीं भी लिखा होता है, मगर 1211 उसको हम मानते हैं। ऐबक जो गद्दी पर क्या बैठा, नहीं, एसेसिनेशन जो है, एसेसिनेशन ऑफ इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश का जो राज्यारोहण है वो 1211 में होता है और इल्तुतमिश 1236 तक गद्दी पर रहेगा। इसी के टाइम पर जो है हम देखते हैं कि 1215 में क्या होता है, 1215 में होता है तराइन का यहाँ पर तीसरा युद्ध। दो तो हो चुके थे, यानी 1191 1192, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा चंदावर का 1194। अभी बात हो रही है कि इसकी तराइन के तीसरे युद्ध की, थर्ड बैटल ऑफ तराइन 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में होता है। इल्तुतमिश और यलदौज। इल्तुतमिश कौन है? तो इल्तुतमिश जो है बच्चों ऐबक का गुलाम है। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश जो है ऐबक का गुलाम था। इसीलिए इसीलिए इसे कहा जाता है गुलाम का गुलाम, क्योंकि गौरी का गुलाम कौन है? ऐबक। और ऐबक का गुलाम है इल्तुतमिश, तभी इसको क्या बोलते हैं? गुलाम का गुलाम। और इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में युद्ध होता है, जिसको कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ तराइन। यलदौज कौन था? तुमने बताया था गौरी के 4 गुलाम थे, यलदौज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसमें जो एक जो यलदौज था, ये जो है विद्रोह करता है और इल्तुतमिश के साथ युद्ध होता है। इल्तुतमिश यलदौज को हराता है और यलदौज जो वापस गजनी भाग जाता है। ठीक है, इसके बाद यानी कि वापस आते हैं 1221 ईस्वी में। भारत में मंगोलों का आक्रमण होता है। चंगेज खां यानी आक्रमण करता है भारत में। मंगोल अटैक होते हैं इंडिया में, मंगोल इन्वेजन इन इंडिया, लीडरशिप चंगेज खां। लेकिन चंगेज खां यहां पर अभी दिल्ली नहीं आया है। चंगेज खां सिंध की सीमा से ही लूटपाट करके लौट गया है, इसलिए उसको पहला आक्रमण की संज्ञा नहीं दी जाती है। आगे बढ़ते हैं तो भारत में मंगोलों का आक्रमण 1221 चंगेज खां इल्तुतमिश के टाइम पर सबसे पहले हुआ। 1229 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने
जिस कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, इल्तुतमिश ने 1229 में उस कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया है। 1236 में बच्चों इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है और इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश के बाद जो है सत्ता का संघर्ष होता है। फाइनली सब कुछ देखते हुए मौका पाके उनकी पुत्री रजिया, उनकी पुत्री कौन है, रजिया, गद्दी पर बैठती हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है रजिया सुल्तान। और कहा जाता है कि मध्यकाल भारत में पहली महिला शासिका जो रही हैं वो रजिया ही हैं, जो कि 1236 में गद्दी पर बैठेंगी और 1240 तक गद्दी पर रहती हैं। यहाँ पर रजिया को बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि उस समय पर जो है महिलाओं का शासक का शासन में होना ये कहीं ना कहीं जो एक्सेप्टेबल नहीं था किसी को। लेकिन फिर भी रजिया क्या है, जब आती दरबार में तो कुबा और कुलाह पहन के आती थी। रजिया क्या पहन के आती थी, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, कुबा और कुलाह। कुबा का मतलब कोट, कुलाह का मतलब बच्चों टोपी। ठीक है, रजिया की मृत्यु 1240 में ही हो जाती है। मृत्यु रजिया की कहाँ होती है, कैथल, कैथल जो कि वर्तमान के हिसाब से हरियाणा, कैथल मृत्यु हो जाती है। कैथल में ही रजिया का क्या बना है, मकबरा है, यानी कि रजियास टॉम्ब इन कैथल। ठीक है, और इनकी मृत्यु में इनकी हत्या हुई थी कैथल में, यानी कि मृत्यु मतलब क्या है, हत्या। इनकी हत्या की साजिश रचने वाला व्यक्ति कौन, बहराम शाह। बहराम शाह रजिया का ही भाई था, उसी ने जो है रजिया और उनके साथ आप जानते हैं यहाँ पर अल्तुनिया, ठीक है, यहाँ पर इनके दो खास व्यक्ति थे, एतगीन है, अल्तुनिया है, एक याकूत खां करके था। तो उन्हीं सबके बीच में क्या है, संघर्ष होता है। एक यहाँ पर त्रिपक्षीय जो है प्रेम कथा भी देखने को मिलती, रजिया सुल्तान, अल्तुनिया और याकूत खां के बीच में त्रिपक्षीय प्रेम कथा भी है। और वहीं पर इसी सब के चलते 1240 में कैथल में रजिया की हत्या करवा दी जाती। बैराम शाह जो है दल चालीसा, जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, दल चालीसा की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, उसी दल चालीसा के लोगों ने जाके रजिया और उसके जो है पति को मार दिया। बैराम शाह यहाँ पर बनता है शासक, 1240 से लेकर 1242 तक बैराम शाह रहता है। बैराम शाह की भी हत्या उसी प्रकार से हो जाती है जिस प्रकार दल चालीसा से के माध्यम से बैराम शाह ने अपनी बहन रजिया की हत्या करवाई, उसी प्रकार से उसके भतीजे ने मसूद शाह ने इसकी हत्या करवा दी 1242 में। आगे बढ़ते हैं कि तो 1265 में आता है, बलबन का राज्यारोहण होता है और जो यानी ग्यासुद्दीन बलबन, 1265 में गद्दी पर बैठेगा और 1287 में ये हटेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। बलबन जो है इसने खुद को क्या कहा, इसके विषय में कुछ चीजें हम देखेंगे। इसने खुद को जिल्ले इलाही कहा। जिल्ले इलाही खुद को कहने वाले दो लोग हुए हैं। जिल्ले इलाही एक तो खुद को बलबन कहता है और उसके बाद फिर अकबर कहता है। जिल्ले इलाही का मतलब है खुदा की परछाई, शैडो ऑफ गॉड। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर हम ध्यान रखते हैं, जिल्ले इलाही शैडो ऑफ गॉड उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो ये खुद को क्या कहता है, जिल्ले इलाही कहता है। दल चालीसा का अंत करने वाला ही कौन है, दल चालीसा का अंत किसने किया है, तो ग्यासुद्दीन बलबन ने दल चालीसा का अंत किया है। दल चालीसा की शुरुआत करने वाला कौन था, इल्तुतमिश था। इस चीज को ध्यान रखते हैं। ठीक है, दल चालीसा की शुरुआत करने वाला कौन था, इल्तुतमिश है, और दल चालीसा को खत्म करने वाला कौन है, तो ग्यासुद्दीन बलबन है। ग्यासुद्दीन बलबन ने ही एक प्रथा शुरू करी, सिजदा और पाबोस। ग्यासुद्दीन बलबन ने ही एक प्रथा शुरू करी है, सिजदा और पाबोस। ठीक है, सिजदा और पाबोस क्या होता था, सिजदा मतलब क्या है कि सुल्तान के दरबार में आइए और जो झुक कर लेट कर जो है सुल्तान को प्रणाम करिए। उसके बाद पाबोस, पाबोस का मतलब है सुल्तान के कदम चूमिए, सुल्तान के कदमों की मिट्टी चूमिए, तो इसको कहते हैं सिजदा और पाबोस प्रथा। सिजदा और पाबोस प्रथा को शुरू किया है बलबन ने सबसे पहले, और पूर्णतः इसका अंत कौन करेगा बच्चों, औरंगजेब। पूछ लेते हैं सिजदा और पाबोस का पूर्णतः अंत करने वाला शासक कौन है, तो पूर्णतः सिजदा और पाबोस को बंद किया है औरंगजेब ने। बलबन ने अपने शासन में लौह एवं रक्त की नीति अपनाई है। लौह एवं रक्त की नीति का मतलब क्या होता था, या तो जो है इस्लाम को, या तो उसकी चीजों को मानो, यानी या तो इस्लाम को जो है ग्रहण करिएगा, और उसकी अगर उसकी अधीन नहीं कोई आता है तो उसके ऊपर वो तलवार चलाएगा, यानी रक्त बहाएगा। इसी को लौह एवं रक्त की नीति भी कहते हैं। यहाँ पर और चीज देखते हैं, ग्यासुद्दीन बलबन ने ही एक पद की स्थापना करी है, दीवाने आरिज। दीवाने आरिज का मतलब जो है एक सैन्य विभाग है, उसका जो मुखिया होता था उसको जो है इसके बाद एक विभाग और देखते हैं, एक गुप्तचर प्रमुख बनाया, कौन, बरीदे मुमालिक के नाम से उसको हम जानते हैं। तो बलबन के बारे में ये कुछ फैक्ट यहाँ पर लिखे, इनको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि 1290 में क्या होता है, खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। और खिलजी वंश का फाउंडर कौन था, तो सभी जानते हैं, फिरोज खिलजी, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश टोटल जो है 30 साल रहता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और दिल्ली सल्तनत में जो 5 जो वंश स्थापित होते हैं, 5 वंश में से सबसे छोटा जो वंश है, सबसे कम समय जो है वो दिल्ली खिलजी वंश का ही रहेगा। संस्थापक फिरोज खिलजी है। 1296 में एसोसिएशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अब देखिएगा, फिरोज खिलजी जो है अहस्तक्षेप की नीति अपनाता है। फिरोज खिलजी क्या करता है, अहस्तक्षेप की नीति अपनाने वाला शासक है।
वो यानी क्या है कि जनता की इच्छा को शासन का आधार मानता था, जनता की इस इच्छा को ही शासन का आधार मानकर वो आगे बढ़ता था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही भतीजा है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी यानी अपने चाचा, देखो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा कहिएगा या फिर दामाद कहिएगा, दोनों चीजें कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अपने चाचा या फिर अपने ससुर की हत्या करके 1296 में गद्दी पर बैठता है और खिलजी वंश का दूसरा शासक बनता है वो। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात ये चलती है कि इसने सबसे पहले क्या करे, स्थायी सेना की व्यवस्था करी है, एक यानी कि परमानेंट आर्मी की व्यवस्था करने वाला कौन है, तो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी की तुलना देवताओं से की जाती है, कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी की तुलना देवताओं से की गई है। और इसको देवताओं से कंपैरिजन कहां पर किया, तो जोधपुर अभिलेख में, जोधपुर इंस्क्रिप्शन में जो है अलाउद्दीन खिलजी की तुलना देवताओं से, यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं किस अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी की तुलना देवताओं से की जाती है, तो जोधपुर अभिलेख में। और खिलजी के द्वारा सबसे पहले गुजरात मिशन किया जाता है 1298 1299 के आसपास। खिलजी क्या करता है, गुजरात पर अटैक करता है। गुजरात में समय शासक रायकर्ण बघेला है, वहां पर उसको पराजित करता है। और गुजरात मिशन के ही दौरान एक वहां पर दास खरीदा गया जिसका नाम है मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, 1000 दिनारी। मलिक काफूर यहां पर खरीदा जाएगा और गिफ्ट किसको मिलेगा, अलाउद्दीन खिलजी को। आगे जाके यही मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का सबसे प्रमुख सेनापति भी बनता है और उनका प्रमुख जो अंगरक्षक भी वो बनता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 1301 में खिलजी ने रणथंभौर अभियान किया है। रणथंभौर राजस्थान में स्थित और राजपूताना, सबसे शक्तिशाली राजपूताना राज्य था उस समय रणथंभौर, जहां के शासक हुआ करते थे राजा हमीरदेव। हमीरदेव को इसने पराजित किया है और हत्या करी है। ये हमीरदेव वही है जिनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया है हमीर रासो। रासो साहित्य हमारे यहाँ 12 है, उनमें से एक जो हमीर रासो है उसके लेखक हैं सारंगधर, इन्हीं के ऊपर उन्होंने लिखा है। 1303 में अगर आप देखो, ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर है 1303 ईस्वी में खिलजी ने चित्तौड़ पर अभियान किया है। चित्तौड़ विक्ट्री है उसकी, और बड़े ही नाटकीय ढंग से चित्तौड़ विक्ट्री का जो पूरा यहाँ पर उल्लेख मिल जाएगा आपको। ठीक है, चित्तौड़ में शासक उस समय राणा रतन सिंह या फिर राणा रावल रतन सिंह के नाम से फेमस, उनकी पत्नी महारानी पद्मावती। ठीक है, इन्हीं के रूप, इन्हीं के सौंदर्य से प्रभावित होकर ही खिलजी जो है, एक यानी कि एक खिलजी जो है ना आक्रांता के साथ व्यभिचारी भी है और अत्याचारी भी है। तो इस चीज को वो क्या करता है, वहां पर अटैक करता है, नाटकीय ढंग से जो है वहां पर पूरा दर्शाया जाएगा, उसको देखते हैं आप। कुल मिला के लास्ट में क्या 1303 में जो है उसमें चित्तौड़ में राणा रावल रतन सिंह की मृत्यु होती है और रानी पद्मावती अपनी 1000 महल की अपनी स्त्रियों के साथ क्या करती हैं, जौहर करती हैं, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा जौहर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला जो जौहर हुआ था इतिहास में, वो जब सिंध पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम की जो पत्नी थी उन्होंने भी जो है जौहर किया था, जो कि इतिहास में मध्यकाल भारत इतिहास में पहला जौहर कहा जाता है और ये फेमस जौहर है यहाँ पर। चित्तौड़ जीत लेने के बाद चित्तौड़ का नाम हो जाता है खिजराबाद। खिजराबाद किसके नाम पर, खिज्र खां के नाम पर। खिज्र खां कौन था, तो अलाउद्दीन का बेटा था, उसी के नाम पर चित्तौड़ का नाम पड़ गया है खिजराबाद। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कुछ और पॉइंट आ जाते हैं। इसने हुलिया और दाग प्रथा की शुरुआत करी थी। हुलिया एंड दाग सिस्टम स्टार्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। इसने क्यों स्टार्ट किया है, तो हुलिया क्या होता था, सैनिकों की पहचान का एक तरीका होता था हुलिया, और क्या दाग क्या होता था, घोड़ों की पहचान करने के लिए एक प्रथा थी, दाग प्रथा। घोड़े के ऊपर मुहर लगा दी जाती थी, दाग दिया जाता था, उसको दाग प्रथा। और हुलिया सैनिकों का हुलिया बनाया जाता था, वो सारी बातें थी यहाँ पर। एक इसने विभाग बनाया है, किसने, खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज क्या है, भूमि मापन के लिए एक विभाग था, लैंड मेजरमेंट का एक उसने डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम क्या था, दीवाने मुस्तखराज। आपसे पूछा जाए भारत का कौन शासक जिसने पहली बार शासन का केंद्रीकरण किया है, यानी कि सरकार को सेंट्रलाइज करने वाला दिल्ली का पहला शासक कौन था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में वह स्वयं सबसे बड़ा न्यायिक पद होता था। सुल्तान के पास ही सभी सर्वोच्च सुप्रीम जो जुडिशियल पावर होती थी वो अलाउद्दीन खिलजी में ही थी, सुल्तान के पास होती थी। सुल्तान के बाद अगर कोई दूसरा जुडिशियल पोस्ट होता था तो उस पोस्ट का नाम था काजी उल कुजात, जिसे सद्र ए जहां भी कहा जाता था। सद्र ए जहां या फिर क्या है, काजी उल कुजात के नाम से। और इन्हीं सब विवादों के साथ खिलजी की मृत्यु हो जाती है 1316 ईस्वी में। खिलजी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसके बाद बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं खिलजी के बाद, तो यहां पर हम देखेंगे 1320 में एसोसिएशन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक।
गयासुद्दीन तुगलक का यहाँ पर राज्यारोहण होता है। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही क्या है क्या बोलते हैं इसकी स्थापना होती, तुगलक वंश की स्थापना होती, द तुगलक डायनेस्टी स्थापित होती है। और टोटल ये जो पूरा तुगलक वंश है, यानी कि दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है। पहला कौन था? स्लेव डायनेस्टी था, गुलाम वंश था। दूसरा खिलजी डायनेस्टी है, खिलजी वंश है। और तीसरा अगर आप देखो कौन सा है? कौन सा? तुगलक डायनेस्टी है, जो कि 1320 से लेकर 1414 तक चलती है। और दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक वर्षों तक अगर किसी वंश ने शासन किया है, 94 साल तक तुगलक वंश ने शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक हुआ और ये पहला सुल्तान दिल्ली का जिसने स्वयं को गाजी कहा है। गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान दिल्ली में कौन बना है? तो गयासुद्दीन तुगलक ही बना है। ठीक है, और इसने एक शहर की स्थापना करी, इसका नाम क्या है? दिल्ली में ही एक शहर की स्थापना करी, तुगलकाबाद। इसके मरने के बाद इसका मकबरा, जो गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है, टॉम्ब है, वो कहां पर बना है? कहते हैं तुगलकाबाद में ही बना है। ठीक है, और इसकी मृत्यु कब हो जाती है? गयासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। कहां पर? तो लकड़ी का महल गिर जाने से इसकी मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है इसकी मृत्यु में इसके पुत्र जौना खां, जिसका नाम आगे पड़ता है मोहम्मद बिन तुगलक, इसी का हाथ था। और एक नाम और मिलता है हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो कि सूफी संत हुआ करते थे। कहा जाता है इससे पहले, यानी कि जब खिलजी वंश का आखिरी शासक था, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने सत्ता से कोष से कुछ धन उधार लिया था, ऋण लिया था। गयासुद्दीन तुगलक और हजरत निजामुद्दीन औलिया की बनती नहीं थी, कहा जाता है, पसंद नहीं करते थे एक दूसरे को। तो गयासुद्दीन तुगलक जब शासक बना तो इसने निजामुद्दीन यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि भैया, जो आपने ऋण लिया था वो क्या करिए? वापस करिए। निजामुद्दीन औलिया देने से मना कर देते हैं और यहीं से विवाद दोनों में शुरू हो जाता है। इस समय जो गयासुद्दीन तुगलक है वो दिल्ली से बाहर था, विद्रोहों को दमाने के लिए यहां से बाहर गया हुआ था। और जब वहां से वापस आ रहा है तो उसने मैसेज भिजवाया था निजामुद्दीन औलिया को कि सुल्तान दिल्ली पहुंचे। गाजी मलिक जब तक दिल्ली पहुंचे उसके पहले पहले निजामुद्दीन औलिया क्या करें? दिल्ली छोड़ दें, यानी कि दिल्ली सल्तनत से बाहर चले जाएं। तभी निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है। कहा जाता है ये किस प्रसिद्ध सूफी संत ने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था। और गाजी के लिए यानी गयासुद्दीन तुगलक के लिए ही कहा गया था। गयासुद्दीन तुगलक लौट रहा था और दिल्ली के बाहर ही जगह पड़ती, यही जहां बताया, कौन सी जगह? तुगलकाबाद। यहीं पर इसका स्वागत करने के लिए इसके बेटे जौना खां, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक भी है, लकड़ी का महल बनवाया। लकड़ी के महल में सब लोग वहां पर आराम कर रहे थे। गयासुद्दीन तुगलक का छोटा बेटा भी था वहां पर। और कहते हैं कि एक पागल हाथी और कई लोग वहां पर, पागल हाथी या 2-3-4 हाथी महल में घुस गए। और उसके बाद क्या हुआ? महल गिर गया भरभरा के, वहीं पर गयासुद्दीन तुगलक दब के मर गया, कई और लोग मर गए। तो कहा जाता है कि ये जो है इनकी चाल थी। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। 1325 में एसोसिएशन ऑफ क्या है? एसोसिएशन ऑफ एमबीटी। एमबीटी जो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम जौना खां है, गद्दी पर बैठा, जिसका शासन वर्ष 1325 से 1351 तक है। मोहम्मद बिन तुगलक को ही भाग्यहीन आदर्शवादी कहा जाता है। भाग्यहीन था, आदर्श था, यानी कि शासन में आदर्शवाद की स्थापना करना चाहता था, मगर भाग्यहीन था, भाग्य ने इसका सुल्तान नहीं दिया। मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी को ही पागल सुल्तान कहा जाता। किसने कहा है? तो इतिहासकार एल्फिस्टन ने इसको पागल सुल्तान कहा। दिल्ली का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान माना जाता है एमबीटी। अरबी जानता था, फारसी जानता था, गणित जानता था, चिकित्सा जानता था और वास्तुशास्त्र भी जानता था। इसी के शासन काल में 1333 ईस्वी में 1333 में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, अफ्रीका से आया था। और एमबीटी ने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता 1333 में आया था, इस चीज को ध्यान रखेंगे। कब आया है? 1333 ईस्वी में। पूछ रहे थे किसके शासनकाल में? तो एमबीटी के शासनकाल में। एमबीटी ने अपनी राजधानी चेंज करी दिल्ली से देवगिरी, जो कि पूरी तरीके से असफल थी। देवगिरी का ही बाद में नाम पड़ा दौलताबाद, यानी कि महाराष्ट्र। राजधानी इसने वहां पर ट्रांसफर करी दिल्ली से देवगिरी, जो कि क्या? असफल होती है। इसके शासनकाल में 34 विद्रोह हुए। सबसे ज्यादा विद्रोह अगर दिल्ली में किसी सुल्तान के शासनकाल में हुए हैं तो इसी के रूलिंग पीरियड में 27 विद्रोह जो साउथ इंडिया में और 7 विद्रोह नॉर्थ इंडिया में। इसके कुछ विफल अभियान हैं, इसके जो भी विफल अभियान हैं सब यहाँ पर लिखे हैं। खुरासान मिशन विफल हुआ, पढ़ना। खुरासान मिशन क्या है? एक था कराचिल विफलता, कराचिल इसका अभियान विफल हुआ। दोआब प्रवृद्धि यानी दोआब में टैक्स बढ़ाता है 10 गुना तक। इसने एक सिंचाई विभाग की स्थापना की, दीवाने को ही, जो कि सिंचाई और कृषि विभाग था, इरिगेशन और एग्रीकल्चर विभाग।
इसने सांकेतिक मुद्रा का भी संचालन किया जो कि क्या है, असफल होती है। इसके बाद फिर 1336 में इसी समय आप देखते हो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई, इनकी हिस्ट्री पढ़िएगा, काफी इंटरेस्टिंग होगी। तो 1336 में क्या होती है, विजयनगर की स्थापना होती है। 1351 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है फिरोज शाह तुगलक। हमने यहाँ पर एफएसटी लिख दिया है, एफएसटी का मतलब है फिरोज शाह तुगलक। इसका राज्यारोहण होता है। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जो रूलिंग पीरियड 1351 से 1388 है। फिरोज शाह तुगलक को अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड कहा जाता है। सल्तनत काल का अकबर किसे कहते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन काल में सबसे अधिक नहरें बनाई हैं। सबसे अधिक नहरें बनवाने वाला सुल्तान कौन है, तो फिरोज शाह तुगलक है। लेकिन नहरें बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो नहरें बनवाने का श्रेय जो सबसे पहले शुरू किया किसने, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन सबसे अधिक नहरें बनवाई किसने है, तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की दो प्रमुख नहरों का नाम लिखा है, उलूग खानी और एक है रजवाही। तो एफएसटी के बारे में ध्यान रखेंगे। 1351 बना है। सल्तनत काल का अकबर किसे कहते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। इसके बाद अगर देखो एफएसटी के द्वारा 3 विभाग बनाए गए। एक विभाग कौन सा, दीवाने खैरात जो कि गरीबों की आर्थिक सहायता के लिए, दफ्तर ए रोजगार बेरोजगारों के लिए, दार उल सिफा चिकित्सा के लिए था। इसने जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण भी करवाया 1360 ईस्वी में, जो कि उड़ीसा में स्थित है। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर पर 1360 में आक्रमण करवाया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है ज्वालामुखी मंदिर, उस पर फिरोज शाह तुगलक ने 1365 पर आक्रमण करवाया है। ठीक है। सिंचाई नाम का एक कर इसने नया कर सिंचाई के लिए स्टार्ट किया, जिसको कहते थे हक ए सर्व, और ये 10% आय पर वसूला जाता था सिंचाई कर। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है फुतुहात ए फिरोज शाही। इससे पहले दिल्ली में कोई सुल्तान नहीं था इसने स्वयं की आत्मकथा लिखी हो। फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लास्ट 3 ईयर और देख लेते हैं। 1398 में भारत में तैमूर का आक्रमण हो जाता है। तैमूर लंग या फिर उसको तैमूर के नाम से जानते हैं। 1469 में गुरु नानक का जन्म होता है, जो कि सिखों के पहले गुरु बनते हैं। ये सब आप सभी जानते हैं, नानक पंथ के संस्थापक। ठीक है, यानी कि जो है जो बोलते हैं ना गुरु नानक सिखों के पहले गुरु, वो चीज यहाँ पर। फिर इसके बाद 1494 में बाबर का राज्यारोहण होता है। कहां पर राज्यारोहण बाबर का, भारत में नहीं, कहां पर राज्यारोहण होता है, फरगना में। तो बाबर का राज्यारोहण कहां पर है, फरगना में। तो आज हमने 712 से लेकर के 1494, यानी कि अगर आप देखो तो लगभग 794, यानी कि लगभग 782, लगभग 780 साल जो पूरे हमने मिडिवल हिस्ट्री के हैं, आपको यहाँ पर मात्र आधे घंटे में आपको बताए हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पेपर से सारे क्वेश्चन यही से बनेंगे अगले आने वाले समय में, आप देखोगे। तो बाकी बचा हुआ जो है 1400 से लेके पूरा 1761 तक का सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो 2 वीडियो में पूरा मिडिवल काल जो मध्यकाल भारत के इतिहास है उसको आप खत्म करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िएगा इसको, सारे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। और हाँ, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरीके से आप वीडियो को शेयर करिएगा, बढ़िया लाइक करिएगा, सब्सक्राइबर बढ़िया इसमें बढ़ाइएगा, और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आपके लिए हम लोग खड़े होंगे, जो स्टेट लेवल एग्जाम के लिए एकदम आपके लिए धुआंधार तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।